नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे, हमने अध्याय 3 भी पूरा कर लिया, लोकतंत्र और विविधता। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। भैया जाति, धर्म और लैंगिक मसले हर जगह हमारे आस पड़ोस में हम इन मुद्दों पर चर्चा होते हुए देखते हैं। जाति के आधार पर चर्चा होते हुए देखते हैं, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर कि महिला पुरुष के बीच में जो भेद है, भेदभाव है, उनके आधार पर हम लोग देखते हैं। हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से जो समाज में है वो विभाजन होता है, फिर विभिन्नताएं आती है और फिर भेदभाव होना शुरू हो जाता है। और जब वो भेदभाव होने लग जाता है तो एक समय ऐसा आता है जिस समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस वर्ग के साथ भेदभाव होता है, वो उठता है, अपनी आवाज उठाता है और उस आवाज को क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है और राजनीति से उसमें क्या है, रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति और धर्म तो ऐसे मुद्दे हैं, सच में कभी कभार मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारे देश में से जाति और धर्म के मुद्दे खत्म हो गए तो राजनेता करेंगे क्या किस बात का मुद्दा वो पॉलिटिक्स में उठाएंगे, वो हम लोग चर्चा करेंगे इसी अध्याय में। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा इस अध्याय में निशाना कहां पर होना चाहिए। जो हमारा निशाना होगा लैंगिक मसले और राजनीति। हम आज के लेक्चर में जो पूरा कंप्लीट कर देंगे लैंगिक मसले और राजनीति को। लिंग से जुड़ा हुआ जो भेदभाव है, लिंग से जुड़ी हुई जो राजनीति की प्रक्रिया है, ये सारी जो बात है वो हम लोग आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट में हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की चर्चा करेंगे और फाइनल जो लेक्चर होगा उसमें जाति और राजनीतिक चर्चा करेंगे। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लैंगिक मसले और राजनीति। भाई लैंगिक मसले हम लोग अध्याय 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समाज में विभाजन है, सामाजिक विभाजन हुआ है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे और लिंग के आधार पे। और जहां पे विभाजन हो रहा है समाज में, फिर विभिन्नताएं आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं और उसके बाद भेदभाव शुरू हो रहा है। और जहां से भेदभाव शुरू हो जाता है बस वहीं से क्या हो जाता है, देश की नींव है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। तो जो भेदभाव का एक आधार है वो क्या है, जो जेंडर है वो भी एक आधार है, लिंग ये भी क्या है, एक आधार है। किस किस के बीच में भेदभाव, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव। यहां पे भेदभाव किसके साथ हो रहा है, महिला के साथ हो रहा है कि भाई महिला क्या है, वो घर के काम करेगी और पुरुष बाहर के काम करेगा। महिला क्या है, जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ घर के लिए बनी है और पुरुष क्या है, बाहर जाकर के पैसा कमाने के लिए बना है। ये व्यवस्था जो है, ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, इस रूढ़िवादी व्यवस्था को हमें समझना होगा। और जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है कि घर के काम काज में, कि भाई महिला क्या है, घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। तो शुरुआत आज हम इसी से करते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन। जो क्या है, श्रम मतलब लेबर। श्रम मतलब क्या होता है, लेबर। तो भैया जो लेबर है उसका हमने क्या है, लैंगिक विभाजन कर दिया कि भैया जो महिला है वो घर के काम के लिए ही सही है, उनको बाहर जाकर के काम नहीं करना चाहिए। और पुरुष है, पुरुष घर का काम करेंगे, क्या नाक कट जाएगी उनकी, तो वो तो बाहर का काम करेंगे, चाहे बाहर जाकर के वो किसी दुनिया के झूठे बर्तन ही साफ कर रहे हो, पर घर में यहां से उठ करके वहां एक पानी का गिलास भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि घर में हम थोड़ी करेंगे, क्या करेगी, जो औरत है वो घर का काम करेगी। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपने देख रेख में घरेलू नौकरों नौकरानियों से कराती है। देखो तो काम का बंटवारा किस आधार पर करा गया है कि वह जो भी घर के काम होंगे, घर का के जितने भी काम है वो सारे कौन करती है, औरतें करेंगी। और भैया कुछ बहुत ही वीआईपी औरतें हैं, जिन बहुत अमीर औरतें हैं, वो क्या करती है, वो भी खुद नहीं करती है, वो भी किससे कराएगी, जो नौकर है नौकरानियां हैं उनसे कराएंगी। अब वो नौकर नौकरानियों में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पर निगरानी क्या है, वही रखेगी। वो बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती, वो महिला वो बाहर जाकर के पैसा नहीं कमा सकती, पर वो क्या है, घर का काम ही करेगी। तो इसलिए क्या है कि वो नौकर नौकरानी से करा लेगी, या उसको क्या है, घर का जो सारा काम है उसको खुद को करना पड़ेगा। शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। तो इस चैप्टर की, इस अध्याय की जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो लैंगिक असमानता से हम लोग करते हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को बात करनी है वो जैविक बनावट के बारे में बात नहीं करनी कि भैया महिलाओं का जो शरीर है, जो महिलाओं का शरीर ऐसा बना हुआ है और पुरुषों का शरीर ऐसा बना हुआ है। जैविक बनावट की बात नहीं करनी है, हमें बायोलॉजिकली हमें बात नहीं करनी है। हमें बात क्या करनी है, जो समाज में उनकी स्थिति बनाई गई है, समाज में उनके लिए क्या है, एक जो सोच बना ली गई है कि भैया ये लोग क्या है, ऐसे होते हैं, महिलाएं कमजोर होती है, महिलाओं को घर का काम ही करने देना चाहिए। जो ये सामाजिक रूढ़िवादी सोच हमने बनाई है, उस सोच के बारे में हमें समझना है कि रूढ़ छवियां, जो बहुत पुरानी रूढ़िवादी छवि या सोच क्या होती है, जो बिल्कुल क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं भाई, पुरानी सोच क्या होते हैं, अरे नहीं महिला है क्या,
ये क्या करेगी, बाहर जाकर के कमा कर क्या लाएगी, जो पढ़ने की क्या जरूरत है बेटी को, घर में रखो, उसे काम काज सिखाओ, 14-15 साल की उम्र में उसकी शादी कर देंगे, आगे ससुराल में जाएगी, घर का काम नहीं सीखेगी तो फिर लोग क्या बोलेंगे। तो ये रूढ़िवादी सोच है। इस रूढ़िवादी सोच को खत्म करना ही क्या है हमारे मकसद होना चाहिए और सबको समानता के साथ आगे लेकर के चलना चाहिए। ये चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। तो आप देखिएगा बहुत से अधिकतर परिवारों में क्या होता है, ये लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है। अब तो फिर भी जो स्थिति है काफी सुधरती है कि घर में है पुरुष जो है वो बहुत काम करते हैं, पुरुष काम कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिवाली की सफाइयों में तो अब पुरुषों को भी क्या है लेकर के आया जाता है, चलो अब आप सफाई करो, ठीक है। तो महिलाएं क्या पूरा बदला ले रही है हजारों सालों तक शोषण चलता आ रहा है, उसका क्या है महिलाएं बदला ले रही है। पर फिर भी आज भी अधिकतर घरों में क्या है महिलाएं काम करती है। जिसमें आपको यहाँ पर चित्र दिखाया है, ये कोई बेचने वाला आया है और ले कौन रही है, महिलाएं ले रही है। क्यों? क्योंकि घर का जो काम है वो महिलाएं करती है। घर पे कौन रहती है, महिलाएं रहती है। पुरुष तो बाहर कमाने चले जाते हैं। तो जो भी सामान ले रही है वो महिलाएं ले रही। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं, ठीक है। अब औरतें क्या है, जो भी घर के अंदर के काम होंगे, आज आप देख लो ना, हमारी मदर है, हमारी मदर सारे काम करती है, खाना भी बनाएगी, साफ सफाई भी करेगी, हमारे कपड़े भी धोएंगी। और जब हम इत्तू से थे, बिल्कुल छोटे से थे, तो हमें खिलाती भी थी, हम रोने लग जाते थे, हमें चुप भी कराती थी। फिर हम और बीच में मम्मी को याद करते थे, मम्मा मम्मा दूध पीना है, तो दूध भी हमें पिलाती थी। तो वो सारे जो घर के काम है वो क्या है महिला ही हैंडल करती है। और पापा क्या करते हैं, जो पुरुष है वो बाहर जाकर के हमारे लिए पैसा कमा करके लाते हैं, जिससे कि क्या है जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। परंतु बात यह है कि जो महिला है वो सिर्फ और सिर्फ उनको क्या है घर में रहकर काम करने की इजाजत दी गई है, बाहर जाकर कुछ पैसा कमाने की, अर्निंग करने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। तो वो ऐसी बात नहीं कि जो भी मर्द है वो ये कोई सा भी काम नहीं कर सकता। वो बच्चों को रख भी सकता है, कपड़े भी धो सकता है, खाना भी बना सकता है, जितने भी जो घर के काम होते हैं हो सकते हैं वो सारे करता है। और मैं कहता हूं कि जो मर्द हो सकता है वो बाहर जाकर के यही काम कर रहा हो सकता है वो बाहर जाकर के किसी के घर में खाना बनाने का काम कर रहा हो सकता है वो हलवाई की दुकान पे बैठा हुआ हो, पर वो घर में आने के बाद तो कैसे शहंशाह बन जाता है, चलो मेरे लिए पानी लेकर के आओ। मतलब उससे पानी का गिलास भी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि कौन करेगा, महिला लेकर के आएगी ना, जो मेरे घर में लुगाई है वो लेकर के आएगी, भाई जाओ पानी का गिलास लेकर के आओ, ठीक है। बेटी होगी घर में, उसको बोल देगा जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर के आओ, खुद उठ करके वो पानी का गिलास भी नहीं लेगा। तो बात यहाँ पे क्या है, ये सोचते हैं कि ये काम तो औरतों का है ना, औरत करेगी, मैं थोड़ी करूंगा। चाहे बाहर जाकर के दुनिया के बर्तन साफ कर दे, पर घर के बर्तन कभी साफ नहीं करते हैं। और जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दीदी है वो सफाई कर रही है, यहाँ पे जो आंटी है वो अपने बच्चों को खिला रही है। ये क्या दिखा रहा है, ये श्रम का लैंगिक विभाजन दिखा रहा है कि हमने क्या है जो लेबर है, जो काम धंधा है, उसको क्या है लैंगिक विभाजन कर दिया है कि महिलाएं क्या करें, घर के जितने भी कामकाज होना वो सारे के सारे महिलाएं संभालें। और हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि जो घर पे महिला है, हमारी मम्मी है, उन लोगों को हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। हम अपने आप को तो बहुत बिजी समझते हैं, पर वो सुबह 5-6 बजे से उठ करके हमारे लिए रात के 9-10 बजे तक लगती रहती है, हमारे लिए खाना बनाना, लंच बनाना, हमारे लिए दूध गर्म करना, चाय बनाना, कॉफी बनाना, सारे काम वो हमारे करती है। तो ये जो श्रम का जो लैंगिक विभाजन है ये गलत है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। तो अब मनुष्य जाति की जो आबादी है उसमें औरतों का हिस्सा बिल्कुल क्या है, आधा है, बिल्कुल बराबर हिस्सा है, ठीक है भाई। देखो, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। भगवान भी क्या है, भगवान भी पुरुष और स्त्री को दोनों समान देखते हैं, पर हमने क्या है, हमने ये भेदभाव कर दिया है, हमने भेद कर दिया है। तो भगवान तो सब में है ना भैया, भगवान तो पुरुष में भी है, भगवान स्त्री में भी है, भगवान बच्चे में भी है, भगवान बड़े में भी है। एक कबीरदास जी कहा करते थे कि बोले जहां देखूं वहां तू का तू। मैं मतलब भगवंत जहां आपको देखता हूं आप ही आप दिखते हो, बालक में भी आप दिखते हो, रोने वाले में भी आप हो, हंसने वाले में भी आप हो, उस बालक में भी आप हो और उस बालक को चुप कराने वाले में भी आप हो, चोर जो भागता है चोरी करके उसमें भी आप हो, उसे पकड़ने वाले में भी आप ही हो। मतलब आप तो भगवंत, आप तो सारी जगह हो। तो पुरुष में भी आप हो, नारी में भी आप हो, तो फिर भेद कैसा? ये समाज भेद किस बात का करता है? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। तो भैया क्या है, पुरुष और नारी दोनों क्या है, दोनों की हमें जरूरत है, दोनों समाज की रचना करते हैं और दोनों की क्या है जो जनसंख्या है, जो जरूरत है वो बराबर की है। परंतु जब बात आती है अधिकारों की बात आती है, तो अधिकारों की बातों में क्या है, अधिकार के क्षेत्र में जो है महिला का जो बिल्कुल नगण्य है, नगण्य का मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही क्या है, उनका
कंट्रीब्यूशन दे पा रही हैं, वो योगदान दे पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने रूढ़िवादी जो सोच है उनके ऊपर थोप दी कि बेटी है तू पढ़ कर के क्या करेगी, तू है ना एक काम कर, तू घर का काम काज सीख ले, फिर 15 साल 20 साल में तेरी शादी कर देंगे। ये जो है ऐसी सोच है वो कर दी। और खास करके राजनीति में तो जो स्थिति है वो महिलाओं की बहुत बुरी है, ये अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, पहले के समय में क्या होता था, सार्वजनिक मामलों में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही भागीदारी करने का मौका था। आप कभी कभार आज भी गांवों की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे ना तो महिला इतना बड़ा बड़ा घूंघट रखती है और वो बोलती नहीं है। जब दो पुरुष बैठ करके बात कर रहे हो, वो अपनी भागीदारी बीच में नहीं जताती है, वो कुछ बताती नहीं है कि नहीं साहब आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, नहीं बोल सकती। जो उन पुरुषों ने, घर के पुरुषों ने क्या है फैसला ले लिया, वही क्या है फाइनल फैसला होगा। वोट देने का पहले क्या सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार था वो पुरुषों का ही अधिकार था, ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, हम यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन की तरफ देखते हैं, उन लोगों ने भी वोट का अधिकार बहुत लेट दिया है। अमेरिका ने 1920 में जाकर के अपने संविधान में संशोधन कर करके, चेंज कर करके वुमेन्स के लिए क्या है वोटिंग की पावर दी, और 1918 में यूनाइटेड किंगडम ने दी। मतलब जो हम पे राज कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाले, वो खुद क्या है महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे। और हम लोगों ने 1950 में जब संविधान हमारा भारत का, स्वतंत्र भारत का जो संविधान बना, उस संविधान में को लागू होते ही सबसे पहले क्या है सभी को बराबर के वोट के अधिकार दिए, सभी को बराबर की बराबरी दी, चाहे महिला हो पुरुष हो। और हमने क्या बोला, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक इंसान का एक ही वोट होगा और सबकी एक ही मूल्य होगा। इसलिए चाहे अंबानी डाले तो भी एक है और गरीब मजदूर डाले तो भी एक ही है, पुरुष डाले तो भी एक ही है और महिला डाले तो भी एक ही है। और जैसे यहाँ पर आपको एक पुरुष को वोट डालते हुए दिखाया गया है, क्योंकि पुरुषों को ही क्या पहले वोट देने का अधिकार था। या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी, तो सार्वजनिक पदों के लिए भी क्या है चुनाव वही लोग लड़ते थे जो पुरुष है, वही पुरुष प्रधान समाज के भी हम लोग बात करेंगे तो वो पुरुष ही क्या है चुनाव लड़ते थे। और अगर आज भी आप देखिएगा कहीं पे कोई महिला सरपंच बन जाती है, कहीं पे महिला कोई पंच बन जाती है, तो उसका पूरा जो सिस्टम है कौन संभाल रहा है, उसका हस्बैंड ही संभालता है, ठीक है। अब ये मजबूरी हो चुकी है उन लोगों की कि भाई महिलाओं को आगे लाए, क्योंकि संविधान ने प्रावधान कर दिया, संविधान तो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, उसे हमें मानना पड़ेगा। पर पहले के समय में क्या था, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने का भी जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही था। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। तो अब जैसे अमेरिका हो गया, वहां पर भी क्या हुआ, महिलाओं के लिए सफ्रेज मूवमेंट कराया गया। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने की पावर, राइट टू वोट है, वोट देने की जो पावर है वो है। तो सफ्रेज आंदोलन है वहां पर भी चलाए गए और महिलाओं ने क्या करा है, क्या अपने संगठन बनाए। संगठन बनाना जरूरी है क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। भाई एक अकेली घर में कुछ महिला बोले कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। सोसाइटी में 10 महिलाएं बोले थोड़ा बहुत दबाव बनाएगा, पर पूरे देश की महिलाएं एक होकर के एक संगठन में आ जाए कि बोले नहीं अब तो हमें अधिकार चाहिए, जब सड़कों पे वो उतरेगी, सरकार पे जब दबाव बनाया जाएगा तो उनका क्या है रुतबा दिखेगा कि हाँ भाई महिलाओं में क्या है जागृति आ रही है। और जागृति बहुत जरूरी है, अवेयरनेस है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सबसे पहले क्या है संगठन बनाएंगे, और संगठन बनाने के बाद क्या है किस चीज की दावेदारी करेंगे, हमें बराबरी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें समानता शिक्षा में भी चाहिए, हमें रोजगार में भी चाहिए, हमें राजनीति में भी चाहिए। और जो हमारे ऊपर अत्याचार होता आ रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ घर का काम करें, हम करें, क्यों भाई, ठीक है हम मना नहीं करते कि हम घर का काम करने से मना नहीं कर रहे, पर हमें भी तो बाहर जाकर के कमाने का अवसर मिले, हम भी तो कभी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बने। ये जो सपने हैं महिलाओं के, उन सपनों की और उसमें भागीदारी की क्या है वो डिमांड करती है सरकार से। और कैसे कर रही है, संगठन बना रही है, संगठन के बाद वो क्या है आंदोलन करती है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका में सफ्रेज आंदोलन जो हुआ है, यहां पे जैसे आपको ये दिख रहा है कि आई एम फ्री, जो लेडीज हैं वो आंदोलन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, वो कह रही है आई एम फ्री, हम किसी के दबाव में नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं है, हम पुरुषों के प्रेशर में नहीं है, हम आजाद है, हम फ्री हैं और हम हमारी जो फ्रीडम वाली आजादी वाली जिंदगी है वो जीना चाहते हैं। इन आंदोलनों में महिलाओं की देखो, अब इन आंदोलनों में महिलाओं ने क्या क्या डिमांड्स करी है वो सुनना। राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने की, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल में आपकी क्या हो भागीदारी बढ़े। इनकी डिमांड क्या है कि भैया पॉलिटिक्स में क्या हो हमें भागीदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं की ये डिमांड है। तो अब पॉलिटिक्स में भागीदारी मिलने से मतलब क्या हो जाएगा, भाई जब लोकसभा में महिलाएं जाएंगी, राज्यसभा में जब महिलाएं जाएंगी, ठीक है, विधानसभाओं में महिलाएं जाएंगी, सरपंच पंच जब महिलाएं बनेंगी, मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूं कि जिसकी कोहनी में चोट लगती है ना दर्द को वही समझ सकता है। तो मेरी कोहनी में चोट लगेगी ना तो दर्द को मैं ही समझ सकता हूं कि दर्द कितना हो रहा है। इसका मतलब यह होता है कि जिन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है ना वही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। महिलाओं की क्या क्या समस्या है वो महिलाएं समझ सकती हैं,
दलितों की क्या क्या समस्या है वो दलित समझ सकता है, अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्या है अल्पसंख्यक समझ सकता है। तो जब महिलाओं की जो समस्या है, अब इस समस्याओं का निवारण कहां से मिलेगा, समाधान कहां से मिलेगा? भैया कानून बनाकर, और कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और संसद में कौन बैठा है? पुरुष ही पुरुष बैठे हैं, तो कानून बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें क्या मिले? राजनीति में भागीदारी मिले। हम भी लोकसभा में जाए, हम भी राज्यसभा में जाए, तो कल को कोई भी महिलाओं के खिलाफ कानून बनाया जाए तो हम उसे रोक सके, हम डिमांड कर सके कि क्या है, महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाए जाए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? राजनीतिक की बात कर रहे हैं और वैधानिक लीगल दर्जा अपना उठाना चाहते हैं, लीगलिटी चाहते हैं। लीगलिटी में मतलब हर चीज में, कानून में भी हमें समानता चाहिए। भाई हम पढ़ने में समान मिले, रोजगार हमें समान मिले, हर जगह क्या है हमारे साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। तो उसकी जो डिमांड है ये आंदोलनों के द्वारा उठाई जा रही है। दूसरी डिमांड है उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग। तो शिक्षा और रोजगार, भैया हमारे लिए क्या है? शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था सरकार करे। आपने देखा होगा बहुत सी जगह जो सरकार है गर्ल्स हॉस्टल फ्री खुलवाती है, लड़कियों को बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देती है, जिससे कि बच्चों में यह उत्साह बढ़े कि वो पढ़े और आगे बढ़े। तो शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए सरकार क्या है, ज्यादा प्रमोट करती है कि भाई महिलाएं भी क्या है, रोजगार करें। और हर क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने की सरकार की कोशिशें हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के आंदोलन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, और इन्होंने क्या है, डिमांड करी है कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी जीवन में नहीं, हमें जो हमारा परिवार है वहां पर भी हमें हमारी समानता चाहिए। हमारे साथ कोई घरेलू इंसान ना हो, हमें परिवार में भी हमें इज्जत मिलनी चाहिए, व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल के तौर पे भी हमें इज्जत मिलनी चाहिए। कोई ये ना कहे अरे महिला है, तो लड़की है, क्या करेगी पढ़ करके? घर जाना, चूल्हा चौकी का काम कर, सब्जी रोटी बना, फिर शादी कर देंगे। ये चीज है ना, एक व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे भी क्या है, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें इज्जत मिलनी चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी क्या है, बेहतर निर्माण कर पाएंगे। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये जो आंदोलन हुए हैं ये क्या है, नारीवादी आंदोलन है। नारीवादी क्या होता है वो जानते हैं? औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। ये भाई ऐसे लोग, ऐसी महिला या ऐसे पुरुष जो ये विश्वास करते हैं कि क्या है, महिला और पुरुष को दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, दोनों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और दोनों को इक्वलिटी मिलेगी तभी क्या होगा, देश प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। दोनों में क्या है, समानता होनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, वो ये कहते थे कि अगर आपको किसी देश की तरक्की को मेजर करना है, अगर उसको मापना है, तो आप ये मापिए कि वहां की महिलाएं कितने ऊंचे पदों पर बैठी, कितनों का राजनीति में दबदबा है, कितनों का प्रशासन में दबदबा है, उससे माप सकता है कि वो उस देश ने खूब तरक्की करी है। और किसी एक महापुरुष ने यह भी कहा है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है ना, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है। और अगर महिला अशिक्षित रह जाती है ना, तो आने वाली पीढ़ियां क्या हैं, अशिक्षित ही रह जाती हैं। तो ये जो दो कोटेशन मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। देखो अब क्या है कि भैया पहले हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था बहुत गलत है। फिर उसके बाद अंग्रेज हमारे देश में आ गए। पर जब 1950 में देश का जो संविधान है वो लागू हुआ, 1950 में देश का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लागू हुआ। और ये संविधान किस आधार पर बनाया गया है, समानता को आधार मान करके बनाया गया है। सबको समानता क्या है इसमें दी गई है, इक्वलिटी इसमें दी गई है। तो जो महिलाएं पहले क्या है, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, उनको बिल्कुल ये माना जाता था बेटा आप घर में ही रहो, आप घर के लायक बने हो। आज वो महिलाएं क्या है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वैज्ञानिक भी है, कॉलेज में टीचर भी है, बहुत बड़े बड़े पदों पर है। और यहां तक कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इन बड़े बड़े पदों तक भी क्या है, महिलाएं पहुंची हैं। तो क्यों पहुंची हैं? क्योंकि एक तो समाज में परिवर्तन आया है, सोच में बदलाव आया है, लड़कियों ने मेहनत करी है, और क्या है जो संविधान ने उनके लिए प्रावधान करे वो सच में काबिले तारीफ करें। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी है। स्कैंडिनेवियाई जो देश है, ये मतलब वो देश है जहां पे नॉर्वे, फिनलैंड, ये वाला जो इलाका है उन देशों को कहा जाता है। तो वहां पे जो महिलाओं का स्तर है वो काफी ऊंचा है। ये यूरोप की कंट्रीज है, यूरोप के देश हैं। ये जैसे महिला डॉक्टर मैंने आपको दिखाई, और महिला डॉक्टरों की जो प्रगति करी है महिलाओं ने, डॉक्टर के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, वो दर्शाई है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब क्या है, पुरुष प्रधान है। अभी भी हमारे यहाँ पे क्या है, जो ज्यादा जो वैल्यू है वो किसको दी जाती है, पुरुष को दी जाती है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो कि कोई एक पिता है, अब वो पिता क्या है, मान लो जैसे महीने के क्या है 20,000 रुपए कमाता है, वो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, और उसके क्या है एक
लड़का है और एक लड़की है, मतलब एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड है, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। वो क्या करेगा, लड़के की पढ़ाई पे हर महीने 2000 रुपये खर्च कर देगा। लड़के की पढ़ाई पे हर महीने क्या है 2000 रुपये खर्च कर देगा। पर लड़की को क्या है, उसके लिए भी 2000 रुपये खर्च करेगा, पर उसको पढ़ाएगा नहीं। उसको क्या बोलेगा, बेटा तू तो पढ़। लड़के को बोलेगा 2000 रुपये ले जाते स्कूल की फीस पर देना और पढ़, कोचिंग के लिए पैसा चाहिए और ले ले, बाहर घूमने के लिए जाना पैसा और ले ले। और बेटी को क्या बोलेगा, बेटा घर का काम सीखा कर बेटा, तू ये तेरे 2000 रुपये ना तेरे लिए रख रहा हूं मैं, पर तेरी शादी के लिए बेटा, तेरी शादी करूंगा ना बेटा। नहीं मेरे पास कहां पैसा है, मैं कहां से तेरी शादी करूंगा। 2-2 हजार रुपये हर महीने बचाता क्या है, उसकी शादी के लिए बचाता रहता है, पर उसको पढ़ाएगा नहीं। भाई आप इसको भी पढ़ाओ ना, जब इसको पढ़ा रहे तो इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे, और इसकी शादी नहीं करोगे, इसकी भी तो शादी करोगे ही ना, तो इसकी शादी करोगे तो इसके लिए भी पैसा बचा लो, या तो दोनों को ही मत पढ़ाओ। और फिर पढ़ाना ही है तो इसको लड़की को पढ़ाओ ना भाई। ये आज जब तक आप 20 साल 25 साल तक जब आप 2-2 हजार रुपए हर महीने जो बचा रहे हो, आप वो उसकी पढ़ाई पे लगा दो ना। हो सकता है वो आप जितने बचा रहे हो से डबल कमा करके आपको दे दे। पर सोच क्या है यहाँ पे, लड़का तो मेरे पास रहेगा, बेटा तो मेरे पास रहेगा, और लड़की तो क्या आगे ससुराल में जाकर के कमा करके देगी, क्या मतलब उसका। और फिर एक दिन पता चलता वही लड़का क्या है, माता पिता को पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाता है, और उसी समय वही बेटियां क्या है साथ देती हैं जिनके ऊपर क्या है उन माता पिताओं ने एक भी रुपया खर्च नहीं करा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी ही क्या है अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा से ज्ञान आता है, और जब आप में ज्ञान आता है ना, तो आप क्या है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो, आप अत्याचार ना तो करते हो ना सहन करते हो। तो ये जरूरी है कि शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या है, महिला को और पुरुष को दोनों को क्या है पढ़ाना चाहिए, दोनों को बराबर की क्या है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई बेटा जा रहा है तो बेटी भी घूमे, और बेटी भी पढ़े बेटा भी पढ़े, दोनों पढ़ने चाहिए। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। तो देखो अभी भी क्या है, जो औरतों के साथ काफी भेदभाव होता है, काफी घटनाएं ऐसी होती है घरेलू हिंसा की है, ये जो घटनाएं अत्याचार बहुत होता है महिलाओं पे। तो आज भी क्या है भारत में भेदभाव मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई भारत में भेदभाव खत्म हो गया। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार मैं एक ही बात कहता हुआ सुनाई दूंगा कि भैया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर ऐसी बात नहीं है कि भेदभाव बिल्कुल ही कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया है, काफी लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, चाहे जाति के रिगार्डिंग हो, चाहे धर्म के रिगार्डिंग हो, चाहे लिंग के रिगार्डिंग हो, बदलाव आया है। पर आज भी भेदभाव मौजूद है, ये चीज हमें माननी पड़ेगी। आज भी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जब हमें पता चलता है कि महिलाओं के साथ क्या है अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उन पर हिंसा हो रही है, तो वो जो चीज है वो गलत है। तो और अब आप ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर मतलब क्या होता है, लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे के रेट है। और भारत में जो साक्षरता दर का जो अनुमान है वो ये है कि 7 साल से आप ऊपर हो और आपको किसी भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना आता हो तो आप क्या हो, साक्षर हो, आप लिटरेट हो। पर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर भी हमें बहुत जाना है, हमें खूब ज्यादा से ज्यादा क्या है एजुकेशन लेनी है और आगे बढ़ना है। तो साक्षरता की जो परिभाषा के अनुसार भी अगर हम बात करें तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ 54%, 54% का मतलब है 54%, 54% महिलाएं क्या है पढ़ी लिखी हैं, और 76% जो है वो पुरुष हैं। 76% क्या है पुरुष हैं। तो अभी भी क्या है महिलाएं पीछे हैं। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। तो कुछ बहुत ही कम लड़कियां, अब उनको क्या है बेसिक एजुकेशन मिल गई, पहली से 5वीं तक पढ़ लिए, फिर चलो 10वीं तक भी पढ़ लिए, पर आगे बहुत जो कॉलेज की पढ़ाई है, कॉलेज से आगे पढ़ाई है, जो बड़े अपने सपनों को पूरा करने की जो पढ़ाई है वो क्या है वो नहीं कर पाती। बहुत रेयर ही होती है जो लड़कियां क्या है इतना कदम आगे बढ़ा पाती है, उनके घर वाले सपोर्ट कर पाते हैं। घर का सपोर्ट होना है ना बहुत जरूरी है, चाहे पूरी दुनिया विपक्ष में खड़ी हो जाए, पर अगर आपका घर, आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है ना, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। और सच में आज के ही इस लेक्चर में आपको ऐसी ऐसी महिलाओं से मिलाऊंगा जो सच में उनके विरोध बहुत हुआ है, पर वो विरोध से, वो समाज की उन परिस्थितियों से ऊपर उठकर क्या है आगे निकली है। तो वो जरूरी है। और जैसे कि इस डायग्राम आपको दिख रहा है कि एक लड़की बहुत पेन चबा करके पढ़ रही है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। तो अब हम बहुत सी जगह देखते हैं कि स्कूली परीक्षाओं में क्या है लड़कियों ने बाजी मारी। आपने देखा होगा इस साल भी क्या है लड़कियों ने मारी बाजी, ठीक
ठीक है। तो बहुत सी बार आप देखते होंगे, और कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर लड़के को पछाड़ नहीं पा रही लड़कियां, तो उनके कम से कम उनसे पीछे भी नहीं है, बराबर की स्थिति पे लाकर जो टक्कर है ना, वो गजब की टक्कर क्या है लड़कियां दे रही हैं। पर आप हमेशा एक बात जीवन में याद ध्यान रखना, जब स्कूलों की बात आए, लड़कियों के स्कूलों की बात आए ना, तो भाई आपके दिमाग में ना माता सावित्रीबाई फुले का नाम जरूर आना चाहिए। ये वो औरत है जिन्होंने क्या करा है, अपना घर छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कि हमें महिलाओं को पढ़ाना है। ये और इनके जो पति होते हैं ज्योतिबा फुले जी, दोनों समाज सुधारक हैं। इन दोनों ने अपना घर छोड़ दिया, समाज ने विरोध करा, बोले तुम दलितों को, उन नीच जाति के अछूतों को पढ़ाओगे, महिलाओं को पढ़ाओगे। उनको घर छोड़ना पड़ा, ये घर से बाहर निकल गए। और जब ये मतलब जाते थे ना पढ़ाने, मतलब इनको एक साड़ी एक्स्ट्रा रख के ले जानी पड़ती थी, क्योंकि रोज इनके ऊपर क्या है कीचड़ फेंका जाता था। संघर्ष करा है हजारों लोगों ने, हम जैसे लोगों के लिए, इस देश के जो बहुत वंचित लोग हैं उन लोगों के लिए संघर्ष करा है, जब जाकर के क्या है लोगों को ये आजादी का जो सुख है वो मिला है। इन्होंने पहली स्कूल क्या है महिलाओं के लिए खोली 1848 के अराउंड में, पहली स्कूल इन लोगों ने खोली महिलाओं के लिए। तो लड़कियों के लिए जो स्कूल की जो शिक्षा का क्षेत्र में इन्होंने बढ़ावा करा, वो सच में एक बहुत बड़ी बात है। जो देश में आजादी मिली है ना, आजादी जो आज हम खुली सांस ले पाते हैं ना, मैंने भारत के राष्ट्रवाद में भी कहा है, बहुत से लोगों ने हमारे लिए जाने गंवाई है, बहुत से लोगों ने हमारे लिए क्या है संघर्ष करा है। उस संघर्ष को मत भूलो। आपको जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना, आपको डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पर उन लोगों को मत भूलो जिनकी बदौलत आप क्या हो आज उस मुकाम पर पहुंच पा रहे हो। और हमारे शहीदों को मत भूलो, हमारे समाज सुधारकों को मत भूलो, हमारे महापुरुषों को कभी मत भूलो। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो फिर क्या होता है, आप भाई कुछ लोग होते हैं जो कि ठीक है भाई 10वीं तक पढ़ा दिया, ठीक है बेटा आप 10वीं तक पढ़ लिया ना, बहुत है, अब तेरी शादी कर देते हैं। और जो संसाधन है, जो रिसोर्स है माता पिता के पास, वो दोनों पे, लड़का लड़की पे खर्च नहीं करते, वो क्या करते हैं भाई लड़के पे खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, लड़की के लिए रखना है पैसा, रखना है, पर वो शादी के लिए रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बचत मत करो, बचत करो, पर फिर लड़के के लिए भी कर लो ना। लड़के को क्यों पढ़ा रहे हो भाई, उसको भी रहने दो, उसकी भी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते जाओ, बढ़िया बात है ना, पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फिर आगे के जो दरवाजे हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो ये बहुत दुखद बात हमारे लिए है। इस स्थिति के चलते अभी भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। तो अभी भी जो ऊंची तनख्वाह पाती हैं, जो अच्छी सैलरी पाती हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बड़े बड़े पदों पर भी है ना, आज भी महिलाओं की संख्या कम है। पर जो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, जो यहाँ पे मैंने आपको फोटो दिखाई है, वो किसकी है? वो भारत की सबसे अमीर महिला की फोटो है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत की सबसे अमीर महिला आज की तारीख में ये है। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, जो क्या है कि देश के लिए क्या है कुछ बड़ा कर रही हैं, और जो सच में जो समाज की जो परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकल करके क्या है आगे बढ़ रही हैं। तो ऊंची तनख्वाह की बात करिए मैंने, पर मैंने तो आपको सबसे अमीर महिला से मिला दिया है, ठीक है। ऊंचे पदों की बात करिए तो ऊंचे पदों में भी मैं आपको भी आगे मिलाता जाऊंगा। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। तो अब क्या है, जो महिला है वो पुरुषों की तुलना में क्या 1 घंटा ज्यादा काम करती है, रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। पर हम किसके काम को वैल्यू दे रहे हैं? मेल के काम को। जो पुरुष का काम है उसको वैल्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेल है वो क्या लेकर के आ रहा है? मनी लेकर के आ रहा है। जो पुरुष है वो पैसा लेकर के हमारे लिए लेकर के आ रहा है। तो जो मनी है, इसके मनी की इंपोर्टेंस है। भाई मम्मी सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, कभी क्या है घर का जो पेमेंट है उसमें कहा जाता है भाई आज 10,000 इस बार मम्मी को दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसने सारा घर का काम करा। नहीं ना, घर के काम की वैल्यू ही नहीं है। वो ज्यादा काम करते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं, पर उनके काम की वैल्यू ही नहीं है। और अगर कहीं पर महिलाएं बाहर जाकर के भी काम करती है तो उनके साथ भी क्या है व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता है, कम पैसे दिए जाते हैं, पुरुषों को ज्यादा दिए जाते हैं। तो इसलिए क्या है जो उनके काम की है ना वैल्यू नहीं है, मूल्यवान वो काम नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक तो पैसा नहीं लेकर के आ रही है, उनके काम को क्या है पैसे के रूप में नहीं तोला जा रहा है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाए। तो क्या है, एक भारत में कानून आया समान मजदूरी, ठीक है, समान मजदूरी का कानून आया, जिसमें क्या है कि चाहे महिला काम करे चाहे पुरुष काम करे, दोनों जो सेम काम करे, सेम काम के लिए आप सेम अमाउंट दो। अगर एक टीचर महिला पढ़ा रही है और अगर आप उसे 10,000 दे रहे हो
और पुरुष को भी आप 10,000 ही देना, ठीक है। अगर आप ऐसा ना करो, पुरुष को तो दे रहे हो 50,000 और महिला को दे रहे हो सिर्फ 10,000, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी समान काम कर रहा है, कोई भी सेम काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, तो दोनों को बराबर ही पेमेंट होनी चाहिए। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो, ठीक है। हर जगह क्या होता है, महिलाओं को क्या है, कम पेमेंट करा जाता है, कम पैसा दिया जाता है, और पुरुषों को क्या है, ज्यादा पेमेंट करा जाता है। पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि हर जगह, खेल में, खेतों में, सिनेमा में, कारखानों में, हर जगह महिलाओं का जो है प्रभुत्व बढ़ रहा है, और वो बहुत अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। और उनमें से एक सबसे बढ़िया जो उदाहरण है हिमा दास जी का है। कौन नहीं जानता भाई इनको, और इनकी ऐसी स्टोरी है मोटिवेशन की कि मतलब जब ये दौड़ती थी ना तो इनके पास जूते भी नहीं होते थे, ठीक है। और आज भारत की, मतलब आज एडिडास जो कंपनी है उसकी क्या है, एम्बेसडर है। आज एडिडास के जो जूते हैं लोग इनको देख करके खरीदते हो। कौन एडवर्टाइज कर रहा है, हिमा दास जी एडवर्टाइज कर रही है। ये होती है सक्सेस, ये होती है सफलता। किन स्थितियों से, किन परिस्थितियों से निकली है, सच में आप कभी पढ़िएगा इनके बारे में, और सच में आप बहुत मोटिवेट होंगे। और खास करके उन लड़कियों के लिए तो पढ़ना चाहिए जो ये सोचते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, समाज सपोर्ट नहीं करता है, समाज क्या सोचेगा। इन सब को तो जरूर पढ़ना चाहिए जिनकी ऐसी सोच है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। मतलब क्या है, सब क्या चाहते हैं, हमारे लड़का हो जाए, सब चाहते हैं हमारा लड़का हो जाए, लड़की नहीं होनी चाहिए। मान लो 2 लड़की हो गई, फिर तीसरे में देखेंगे लड़का होगा, इस बार लड़का होगा, तीसरे में लड़का, फिर चौथे में देखेंगे लड़का होगा। ये नहीं बता कि वो लड़का ही एक दिन क्या है, उन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाता है, लड़कियां नहीं छोड़ करके आती, ठीक है। मैं यहाँ पर पक्ष विपक्ष में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही लड़के खराब होते हैं, बहुत से लड़के अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारा जैसे, ठीक है। तो सभी जो माता पिता है वो लड़के की चाह करते हैं। लड़के की चाह करना गलत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ लड़के की चाह है तो लड़की की क्यों नहीं, लड़का लड़की एक समान। तो दोनों की जो है चाहत होनी चाहिए कि भाई लड़का भी हो जाए चाहे लड़की हो जाए, दोनों ही क्या है, मेरे लिए समान है, बराबर है। लड़के को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके से इसी मानसिकता पनपते हैं, ठीक है। और लोग क्या है, पहले ही क्या है, गर्भ की जांच करवा लेते हैं, महिला के गर्भ की जांच करवा लेते हैं कि भाई उसमें क्या है, लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, गर्भ में उसे खत्म कर दिया जाता है। पर ये बात ध्यान रखिएगा, अब सरकार ने कानून बना रखा है कि अगर कोई भी पहले ये जांच करवाएगा कि भाई गर्भ में लड़का है या लड़की है, उसके ऊपर भी क्या होगा, सजा होगी, केस होगा। और डॉक्टर जो बताता है उसके ऊपर भी केस और सजा होगी। तो इसलिए अब कोई भी नहीं करवा सकता। पर फिर भी हमारे देश में क्या है, सरकार अगर एक कदम आगे होती तो लोग 2 कदम आगे होते हैं, डॉक्टर से सेटिंग कर लेते हैं, बोल देंगे आप बता दो। जिनकी बहुत ही बुरी सोच है, बहुत रूढ़िवादी सोच है, वो लोग ऐसा करते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात, अब लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्स रेशियो। प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, मतलब भैया 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, प्रति 1000 लड़कों पे जो लड़कियों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ये गिर करके 919 रह गया। मतलब 1000 लड़के हैं तो 919 लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां हैं, तो पूरी टोटल पॉपुलेशन जो भारत की उसमें हर 1000 लड़कों पे कितनी कितनी लड़कियां हैं वो हम देखते हैं। 7 लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850, कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। तो ये जो नक्शा, जो मैप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, उसमें देखो जो ये पिंक वाले जो क्षेत्र हैं, जो गुलाबी है, उसमें 851 से भी ज्यादा है, कहीं पे हरे वाले में 825 से 850 के बीच में है, फिर ये येलो वाले में 801 से 825 के बीच में। ऐसे कर करके क्या है, ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, और कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत ही कम है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम रोज पढ़ने को मिलती है। तो हम रोज जानते हैं कि भाई महिलाओं से क्या है, दहेज लिया जाता है, बेटियों से कि भाई जब शादी होती है तो उनसे दहेज लिया जाता है, तो घरेलू हिंसा करी जाती है। जैसे इसमें हो रही है, इस इमेज में बिल्कुल गला ही दबा दिया लड़के का। काम करती है नहीं करती है, दे चाटेगी, ऐसा। तो ऐसा मतलब वो लोग, सच में ये होता है। और आप कभी भी न्यूज़पेपर खोल करके देख लेना, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे घरेलू हिंसा की घटना हो, वो घटनाएं हमें बहुत सुनने को मिलती है। और सच में बहुत बुरी बुरी स्थिति से लोग क्या है, महिलाओं को पीटते भी हैं घर पे।
शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। गांव में तो फिर भी कम से कम सुरक्षा तो जो महिलाएं वो महसूस करती हैं, पर शहरों में तो क्या है वो बिल्कुल असुरक्षित है। चलती राहों पर उनके साथ क्या है बलात्कार हो जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उन्हें छेड़ा जाता है, ठीक है, उनको जो उनके अधिकार है उन्हें दबाया जाता है, कोई उनकी नहीं सुनता। और जब मतलब किसी लड़की के महिला के साथ जब गलत होता है ना, तो घर वाले और समाज क्या कहता है, अरे तेरी इमेज खराब हो जाएगी। क्यों भाई, कोई लड़का छेड़ करके चला गया, अरे तू मत बता देना किसी को, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। क्यों भाई बताओ ना, कब फिर कैसे, उसमें तो हमेशा डर बना रहेगा ना कि यार मेरे साथ गलत होता है जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे छेड़ते हैं लोग, मुझे परेशान करते हैं। ये जरूरी है कि क्या है, जो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो सेल्फ रेस्पेक्ट की पावर होती है। हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, तो वो अपने घरों में भी क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, घरेलू हिंसा का जो सामना है उन्हें करना पड़ता है। अब आ जाते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अभी तक हमने ये सब कुछ जान लिया कि महिलाओं के साथ किस किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, और मैं ये बात नहीं कहता हूं कि जो स्थिति 100 साल पहले भारत की थी वही आज है। आज सच में क्या है, बहुत सी ऐसी जगह हम देखेंगे जहां पर क्या है महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुधरा है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुधरी है, महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत कम हुआ है, और लोगों की खास करके जो परिवार है उनकी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया है, ठीक है। और जो व्यवहार उनके साथ होना चाहिए लड़कियों के साथ, उस व्यवहार में भी सच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो ऐसी बात नहीं बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पर फिर भी क्या है कि सुधार है वो आया है। और सुधार कहां से आएगा, जब राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजनीति में प्रेजेंटेशन जब उनको मिलेगा महिलाओं को, तभी जाकर के आएगा। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो जो जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, मतलब लोकसभा में जो लोग जा रहे हैं, विधानसभा में जो लोग जा रहे हैं, उनमें महिलाओं की क्या है संख्या बढ़नी चाहिए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। तो भारत की विधायिका की बात करें, विधायिका कौन होती है, भारत की संसद होती है, और संसद में मुख्य जनता द्वारा चुनकर के कौन जा रही है, लोकसभा जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2009 की लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें 54 के करीबन महिलाएं क्या है लोकसभा में गई थी। उसके बाद 2019 में 62 के करीबन महिलाएं गई थी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 78 महिलाएं क्या हैं चुनाव जीत करके क्या है वहां पे लोकसभा में गई थी। सिर्फ और सिर्फ 78, कितने में से 543 में से क्या 78 चुन करके गई थी। 2 एंग्लो इंडियन को एक बार मैं हटा देता हूं, हर बार हटाता हूं, अभी भी हटाया। 543 में से 78, मतलब 100 का भी आंकड़ा हमने क्रॉस नहीं करा। अगर वोटिंग होगी ना संसद में तो भी मतलब इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, कम से कम 100 तो हो, तो वो भी नहीं है। और ये 78 भी मतलब आज तक का सबसे ज्यादा है, जो कि करीबन 11.8% या 12% के करीबन है लोकसभा का। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंची, तो ये 12% से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। तो राज्यों की जो विधानसभा है उनमें तो 5% से भी कम है। अब आप सोच लो कितना कम है। और यहाँ पे मैंने 4 जो लीडर्स हैं उनकी फोटो लगा रखी है। पहली है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है। दूसरी है राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ये है जो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी मीरा कुमार जी। अब मीरा कुमार, नाम मीरा कुमार ही है, बहुत से लोग क्या है कुमारी कर देते हैं। कुमार एक्चुअली क्या है बिहार की है ये, और बिहार में शायद कुमार इनका सरनेम है, तो उसलिए ये लगाती है कुमार। और आजादी के समय एक नेता थे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, और भारत में काफी समय तक नेता रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी वो बीच में बने। उनकी बेटी है मीरा कुमार जी, और ये प्रथम क्या है महिला लोकसभा अध्यक्ष बनती है। ये है सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री बनती है, महिला मुख्यमंत्री, जो कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। तो इन चारों नेताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जब जब क्या होगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुधरेगा तो ही क्या है महिलाओं की जो प्रोग्रेस है वो हो पाएगी। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। लातिन अमेरिका क्या है, वो हिस्सा है जहां पे फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाल उन लोगों का राज चला है, और वहां पे क्या है रोमांस लैंग्वेज बोली जाती थी। रोमांस लैंग्वेज
बोली जाती थी। जो इसमें क्या है, मुख्य तौर से जो आते हैं मैक्सिको है, और जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है वो इसमें आता है। तो अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो देश है उनसे भी बहुत पीछे है। सबसे जो ऊपर है नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक देश कौन से, जो अभी हमने पढ़ा था, नॉर्वे के बारे में है, फिनलैंड के बारे में है, तो उनको हम नॉर्डिक देश भी कहते हैं। तो वहां पर सबसे ज्यादा है 42.3, और अभी हमने आपको बताया भी था मैंने कि वहीं पर क्या है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज्यादा है। फिर अमेरिका में आ जाओ 29.5, ठीक है। यूरोप में 26.4, सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश, तो मरुस्थल में डेजर्ट वाले पार्ट में जो देश है वहां 23.7, एशिया में टोटल 19.8, पैसिफिक वाला जो रीजन है 18.6, अरब मुल्क है वो 15.6, और भारत है 11.8। भारत में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 11.8 है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिला बन जाती है, पर फिर भी जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें जो ज्यादा होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना। तो जो कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय करना है वो क्या है, वो आरक्षण है। वो जो व्यवस्था है वो आरक्षण की व्यवस्था है कि भाई लोकसभा में हम लोग बोल दे कि भाई 30% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो जो टोटल सीटें होती हैं, जैसे मान लो कि 540 जो सीटें हैं, उस 540 का क्या हो, 30% क्या हो जाए, 162। मैं लगभग कहता हूं कि 170 क्या है, महिलाएं चुनकर क्या है। तो आरक्षण कर दे, मतलब इतनी सीटों पर तो महिलाएं आनी चाहिए। 33% हो, 30% हो, 40% हो। तो जो कानूनी तरीका है कि एक उचित हिस्सा क्या है, तय कर दिया जाए, तभी जाकर के क्या होगा, बराबरी देखने को मिलेगी, प्रतिनिधित्व है देखने को मिलेगा। हमने पंचायती राज में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था हमने करी। आप देखिएगा 36 लाख लोगों को चुना जाता है, उसमें से 10 लाख जो है वो महिलाएं हैं। प्रतिनिधित्व तो बड़ा है। अब ठीक है, वो अपना सारा काम पुरुषों को सौंप देती है, वो बात है, गलत है, पर फिर भी संवैधानिक दायरे में तो 10 लाख लोग महिलाएं चुनी तो गई हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, अपनी आवाज उठाती होंगी। 10 लाख तो पहुंची है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि या तो क्या है, लोग अपने स्वाभाविक मन से, जो दल हैं, पार्टियां हैं, वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व बना करके ज्यादा लोकसभा में, राज्यसभाओं में भेजे, विधानसभाओं में भेजे। नहीं तो फिर क्या है, हमें एक ऐसा कानूनी तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि वहां पर भी उनकी क्या हो, जिम्मेदारी और भागीदारी दोनों बढ़ जाए। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। तो 1/3 पद क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 36 लाख में से 10 लाख महिलाएं पहुंची हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो जो शहरी शासन व्यवस्था है, जिसमें हमने 36 लाख लोगों को चुना है, उसमें 10 लाख महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी क्या है, होनी चाहिए, जिससे उनको क्या है, कानून का जो दायरा है, कानून के दायरे के में ला करके हमें क्या है, समानता दे, प्रतिनिधित्व हम लोग उनको दे। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। अब जो महिला संगठन है वो ये डिमांड करती है, महिला संगठनें डिमांड कर रही हैं कि क्या है भाई, लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें क्या कर दिया जाए, वहां पर भी 1/3 सीटों को क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। किसके लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि 1/3 तो महिलाएं चुन करके आनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। तो एक कानून लाने की सरकार ने कोशिश भी करी थी, पर 10 साल हो गए वो संसद में लटका पड़ा है, वो पूरा नहीं हो रहा है। यह है भारत की संसद। तो संसद में क्या है, वो भी चल रहा है, पेंडिंग है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है। अभी तक सबकी क्या है, एक सोच नहीं बन पा रही है। सब उस पर क्या है, पूरी तरीके से तैयार नहीं कि हम उसे क्या है, लागू कर दे, और यह पास नहीं हो सका। जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। देखो, अब जो सामाजिक विभाजन है वो एक राजनीतिक मुद्दा, हमने पढ़ा है ना भाई, सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए। और मैंने आपको बताया है कि अगर सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बनता है तो वैसे तो जो सामाजिक विभाजन आप उसे राजनीति में लाओ ही मत, पर कभी कभार वो लाना जरूरी है। क्योंकि अगर राजनीति में वो मुद्दे नहीं आएंगे भाई, अगर आज जो दलित समाज के, पिछड़ समाज के लोग हैं, वो उनमें कोई राजनीति का नेता अगर उनकी आवाज नहीं उठाएगा तो वो तो हमेशा से पिछड़े रह जाएंगे।
महिलाओं की कोई आवाज नहीं उठाएगा, वो पिछड़े रह जाएंगे। अल्पसंख्यक है, उनकी कोई आवाज नहीं उठाएगा तो वो पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए क्या है, कभी कभार राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें क्या है, वंचित समूह जो होते हैं, जिनको कभी अधिकार नहीं मिले, उनको थोड़ा सा फायदा होता है, लाभ होता है। ये एक चित्र आपकी एनसीईआरटी का ही है, जिसके तहत क्या है, सबकी क्या है, एक आदर्श महिला के तहत जो सोच है वो अलग अलग है। ठीक है, एक टीवी सीरियल की इस प्रकार देखना चाहती है। ये जो फैशन उद्योग वाले हैं वो इसे क्या है, एक आदर्श स्त्री मानते हैं। समाज के लिए आदर्श स्त्री एक ऐसी है जिसको इसके हाथ में जो घर के अलग अलग काम करने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो सब दिखाए गए हैं कि ऊपर झाड़ू है, फिर बर्तन है, ये सब कुछ। ठीक है, एक भावी सास और ससुर के लिए ऐसी होनी चाहिए जो क्या है, बहुत ज्यादा क्या लाए, कैश लाए, घर में दहेज बहुत लाए, गाड़ी, टीवी, पैसा खूब लेकर के आए, आदर्श दुल्हन है। और नियोक्ता, जो आप, नियोक्ता क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, जो आपको जॉब पे रखता है, उसके लिए क्या है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब चुनिए इनमें से आप कौन से। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेर और शेरनियों। और आज लैंगिक मसले हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अगले में हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। धर्म वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अच्छा लगे ताबड़तोड़ कमेंट कर दो, अच्छे कमेंट कर दो, और अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।